वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज़। यानी कि जब आप मेहनत कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल साइलेंस में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसको लेकर आपको कोई बहुत ज़्यादा ढोल नहीं पीटना है, बहुत ज़्यादा ढिंढोरे नहीं पीटना है। कि आप जैसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने तैयारी से पहले ही या तैयारी के दौरान ही आपने ढिंढोरा पीट के रखा है कि अरे हम तो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हम तो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। या आपके घर वाले जो हैं वो भी इस तरीके का ढोल पीट रहे हैं कि हमारा लड़का या हमारी लड़की जो है वो तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, यहाँ कोचिंग कर रहा है, वहाँ वो कोचिंग कर रहा है। ठीक है, वो नहीं करना है। जब भी आप तैयारी करें या किसी भी चीज़ को लेकर मेहनत करें, किसी भी चीज़ को आप करने का प्रयास करें, तो वो चीज़ जो है वो बिल्कुल साइलेंस में होनी चाहिए। और लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज़, और अपनी जो सक्सेस है, अपनी सफलता है, उसको आप अपनी उसको आप अपना शोर बनाएं। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि जब आप अगर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स के ही अगर रिस्पेक्ट में मैं बात करूं, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले उसका शोर ना मचाएं। ठीक है, पहले उसका ढिंढोरा या ढोल ना पीटें। एक बार जब आपका एग्ज़ाम निकल जाता है, क्लियर हो जाता है, अच्छी रैंक आ जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो सक्सेस या सफलता है वो खुद ब खुद आपका शोर बन के उभरेगी। फिर आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ की तैयारी जब आप कर रहे हो या आप वर्क हार्ड कर रहे हो, तो वो साइलेंस में करें और अपनी जो सफलता है, अपनी जो सक्सेस है, उसको आप अपनी आवाज़ बनने दें। चलिए, उसको अपना शोर बनने दें। तो चलिए, इसी बात को लेकर हम लोग अपना जो आज का सेशन है, 9 अगस्त 2024 इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस का हमारा सेशन, इसको हम शुरू करते हैं और देखते हैं न्यूज़पेपर में आज कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले अगर फ्रंट पेज पर बात करें, तो ओलंपिक से कल हमें दो अच्छी खबरें मिली हैं। एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जो है वो आया है हॉकी में, और सिल्वर मेडल जो है वो आया है जेवलिन थ्रो में, नीरज चोपड़ा का। हालांकि नीरज चोपड़ा से देश को उम्मीद गोल्ड मेडल की थी, लेकिन सिल्वर से ही फिलहाल संतोष करना पड़ेगा इस साल, मतलब इस बार के ओलंपिक्स में। पिछले साल जो मतलब पिछली बार जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पर इनको गोल्ड मेडल मिला था, और उसके बाद से ही सब लोग, खासकर इस बार के ओलंपिक्स में, एक गोल्ड मेडल की उम्मीद ज़रूर कर रहे थे नीरज चोपड़ा से, बट वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। सिल्वर मेडल लेके आए हैं, और फर्स्ट इंडियन है टू विन एन ओलंपिक गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड और सिल्वर जीता हो। तो इस इवेंट में जो पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं, ठीक है, इस इवेंट में मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं, उन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, जेवलिन थ्रो में। और ये जो मैच है ये मैंने देखा भी, बट इसमें जो इनका प्रदर्शन था, हालांकि कल नीरज चोपड़ा का जो परफॉर्मेंस या प्रदर्शन था वो मुझे उतना ज़्यादा मतलब अच्छा प्रदर्शन नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि टोटल 6 थ्रोज जो होते हैं उसमें से सिर्फ एक ही इनका वैलिड रजिस्टर्ड थ्रो था। हालांकि वो इनके जीवन का सेकंड बेस्ट था, और उसी के दम पर इनको सिल्वर मेडल जो है वो मिला है। तो अब भारत के कुल मिला के जो है वो 5 मेडल हो चुके हैं, 4 ब्रॉन्ज और एक सिल्वर। और अब बहुत ज़्यादा मेडल्स की उम्मीद नहीं है, और वैसे भी अब जो है आज 9 तारीख हो गई है ना, और 2 दिन के बाद एथलेट ये ओलंपिक्स ख़त्म भी होने वाले हैं। तो अब बहुत ज़्यादा मेडल्स की उम्मीद नहीं है। आज हो सकता है कि एक ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग में आ जाए 57 किलोग्राम वर्ग में, बट उसके अलावा बहुत ज़्यादा मेडल्स वगैरह की उम्मीद नहीं है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस बार का परफॉर्मेंस जो है वो हमारा पिछले बार के परफॉर्मेंस है, क्योंकि पिछली बार हमारे पास कुल 7 मेडल थे, इंक्लूडिंग 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। इस बार वो परफॉर्मेंस जो है उतना बढ़िया नहीं रह पाया, इस बार गोल्ड मेडल नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मेरे मन में ये सब चीज़ें देख के आती है, खासकर जब मैं मेडल टैली देखता हूँ, ठीक है, तो मेरे मन में एक चीज़ आती है। चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हो सकता है कि आपके पास इसका कुछ जवाब हो। ठीक है, तो देखिए,
ये एक तरीके से यहाँ पर मेडल टैली दिखाई गई है। इसको अगर हम, हाँ, थोड़ा सा अगर और बढ़ाएं तो ये ठीक है। चलो, तो देखो शुरुआती जो देश हैं आपको यहाँ पर आई होप ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, शुरुआती जो आपको टॉप में यहाँ पर देश दिखाई दे रहे हैं दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स। टोटल 103 मेडल हैं, 30 गोल्ड, 38 सिल्वर, 35 ब्रॉन्ज। देन यू हैव चाइना, टोटल 73 मेडल्स हैं, 29 गोल्ड, 25 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज। देन यू हैव ऑस्ट्रेलिया, देन यू हैव फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, कोरिया, जापान, नीदरलैंड्स, इटली, जर्मनी। ठीक है, लेकिन इनके भी काफ़ी सारे मेडल्स हैं। अच्छा, मेरा सवाल यहाँ से ये है, या जो मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि भारत इतना बड़ा देश है, ठीक है, 140 करोड़ की हम अपनी आबादी लगभग अभी अभी के स्तर पर मान के चल रहे हैं कि 140 करोड़ के आसपास हम हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारी स्थिति खासकर स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स में भी जब हम बड़े स्तर पर आते हैं, खासकर ओलंपिक्स वगैरह में, तो यहाँ पर हमारी स्थिति इतनी ख़राब क्यों है? ठीक है, वी आर एट अराउंड 64 पे हम लोग हैं। देखिए 64th पोजीशन पे हम लोग हैं, एक सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। टोटल 5 मेडल्स हैं हमारे पास और 64th पोजीशन में हम हैं। ठीक है, और हमसे कई ऐसे देश हैं, मतलब 64 नंबर का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं ना कि देश में या पूरे दुनिया में आबादी के हिसाब से हम फर्स्ट या सेकंड नंबर पर है। ठीक है, कि अभी तो कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी कि हमने चाइना को सरपास कर दिया और हम फर्स्ट पोजीशन पर आ गए। तो अगर आप उसको भी मान के चलें तो फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पर हम लोग हैं चाइना के आसपास, मतलब इन टर्म्स ऑफ जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ। बट फिर भी हमारे स्पोर्ट्स में इतनी बुरी स्थिति क्यों है? इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि हमारे जो यूथ है, जो हमारा युवा है, वो स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहा है, वो स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? एक तो कुछ, मतलब सबसे पहली चीज़ तो मेरा ये मानना है कि सरकार को थोड़ा सा इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इस क्षेत्र में। ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह का बजट जो है वो ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, और स्पोर्ट्स को लेकर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस तरफ आने को प्रेरित हों। ठीक है, बिकॉज स्पोर्ट्स इज़ ऑल्सो आ गुड करियर। ठीक है, एक अच्छा करियर है अगर आप स्पोर्ट्स में भी जाते हैं तो, है ना। और अगर आप एक अच्छे लेवल पर compete करते हैं तो आप फिर यहाँ पर मेडल्स वगैरह भी ला सकते हैं। नहीं, आप खुद समझिए, फ्रांस कितना छोटा देश है हमसे, 54 मेडल लेके बैठा है। ठीक है, 14 गोल्ड, 19 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज। ठीक है, कोरिया बहुत छोटा सा देश, जर्मनी, जर्मनी कितना छोटा देश है आप खुद बताइए, न्यूजीलैंड, ठीक है, आयरलैंड, रोमेनिया, इसमें से कई सारे ऐसे देश हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। अब आप यहाँ पर देखिए यूक्रेन, यूक्रेन जो देश पिछले लगभग 2-2.5 साल से ऐसी स्थिति झेल रहा है, वो भी टोटल 10 मेडल के साथ यहाँ पर 3 सिल्वर, 3 गोल्ड, 4 ब्रॉन्ज। ठीक है, आप स्थिति देखिए, हंगरी, स्वीडन, उज्बेकिस्तान, ठीक है, ब्राज़ील, स्पेन, ईरान, ईरान जैसा देश 6 मेडल है, 2 सिल्वर, 2 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का अर्थ यही है कि जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि इतना बड़ा देश और उसमें से हम एक गोल्ड मेडल के लिए तरसते हैं। ठीक है, हम ये तरसते हैं कि हमारे पास, हम इस बात से खुश हो जाते हैं रादर कि हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल आ रहा है। ठीक है, वाई टू बी हैप्पी और वाई टू बी सेटिस्फाइड विद द ब्रॉन्ज। ठीक है, कोशिश होनी चाहिए गोल्ड मेडल की किसी भी स्पोर्ट्स में। और पहली बात तो यह है कि इंडिया की तो पॉपुलेशन ही इतनी है कि जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उन सभी में भारत को compete करना चाहिए, और उसके लिए सिर्फ मतलब ऐसे कह देने से कि करना चाहिए से नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए आपको बैक एंड में पूरा सपोर्ट, ठीक है, इस जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनके लिए देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ासकर हमारे युवाओं को उस तरफ अट्रैक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो युवा है, ठीक है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत ट्रैप में या गलत डायरेक्शन में फंसी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मे भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा तो लोग जो हैं वो, मतलब खासकर युवा, वो ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी में फंसे हुए हैं। ठीक है, वो अपने जीवन के 5 साल 10 साल तो सरकारी नौकरी की तलाश में ही निकाल दे रहे हैं, या कहूँ कि बर्बाद कर दे रहे हैं।
ठीक है, उनकी सरकारी नौकरी फिर भी नहीं लग रही। ठीक है, लाखों करोड़ों तो इसी आस में जिंदा है कि कभी ना कभी उनकी सरकारी नौकरी लगेगी। वो पिछले 5 साल 10 साल से इसी की तैयारी कर रहे हैं। और बाकी जो बचे हुए हैं उनमें से आधे जो हैं वो रील्स बना रहे हैं और आधे जो है वो रील्स देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे देश का जो युवा है वो मुझे थोड़ा सा अभी मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक गलत डायरेक्शन में की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा उसको ऑन ट्रैक लाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो वही है कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह थोड़ा सा बेहतर हो, ताकि लोगों के जो तैयारियों के वर्ष हैं कि 5 साल 10 साल तक वो तैयारी कर ही रहे हैं, वो चीज़ें थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाएं, है ना। जल्दी जल्दी उनके अगर जॉब्स वगैरह आएँ तो पेपर क्लियर हों और नौकरी लगे, है ना। और बाकी लोग जो हैं वो उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ वगैरह सरकार को बनानी चाहिए, स्पोर्ट्स का बजट थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ, खेलों की तरफ जो हैं वो आकर्षित होएं, अट्रैक्ट हो सकें। ठीक है, अदरवाइज़ ये स्थिति आज से नहीं, ये स्थिति बहुत पुरानी है कि जब हम एक एक मेडल के लिए तरसते हैं ओलंपिक में। ठीक है, विच इज़ आई फील वेरी सॉरी फॉर द दिस सिचुएशन। शायद आपको भी लगता होगा बुरा, बट मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि 140 करोड़ का देश, ठीक है, उसमें से स्थिति ऐसी कि हम एक एक गोल्ड मेडल तक नहीं ला पाए इस बार। ठीक है, हम एक गोल्ड मेडल को लेकर तरस रहे हैं। सिल्वर मेडल चलो एक आ गया, लेकिन अब तो उसकी भी ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। अब सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, बट उससे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो इसको लेकर जो है वो थोड़ा सा पॉलिसीज़ होनी चाहिए आपके मन में, या आपको अगर कुछ और इसमें लगता है कि क्या बेटर किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के सवाल जो है ना वो आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि आपसे ये कहा जाए कि हमारा देश जो है, हम पॉपुलेशन के टर्म्स में जब बात करते हैं, या हम ये कहते हैं कि हमारा देश जो है वो इकोनॉमी के स्तर पर, ये बातें बहुत समय से चल रही हैं कि अवर कंट्री इज़ वेरी सून गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पॉपुलेशन के टर्म्स में हम लोग ऑलमोस्ट जो है वो चाइना को सरपास कर ही चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी है, इकोनॉमी वाइज हम लोग तीसरे नंबर पर हैं। जब हम लोग लेकिन स्पोर्ट्स में अपने देश की परफॉर्मेंस को देखते हैं, है ना, स्पोर्ट्स में अपने देश के परफॉर्मेंस को देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं, तो वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ओलंपिक जैसे स्पोर्ट्स में हम एक एक मेडल को तरस रहे हैं। ठीक है, एक एक मेडल को, एक गोल्ड मेडल तक हम लोग नहीं ला पा रहे हैं, इतना बड़ा देश होने के बावजूद। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देयर इज़ समथिंग लैगिंग, कुछ ना कुछ तो लैग कर रहा है। तो वो क्या हो सकता है? ठीक है, क्या आपको उसमें कमियां लगती हैं और उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है? दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग लगाएं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें और कमेंट सेक्शन में जवाब दें। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपसे बात करना चाहूँगा, और वो ये है कि हमारे पास ये 2 कमेंट आए हैं, मैं इन कमेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ कि सर वाई डिड यू डिलीट द वीडियोज़ ऑफ प्रीवियस मंथ ऑफ आईना सीरीज, प्लीज़ पोस्ट इट अगेन, इट्स माई रिक्वेस्ट। दूसरा कह रहे हैं कि सर वेयर आर ऑल द प्रीवियस मंथ्स आईना वीडियोज़ ऑफ योर चैनल, आई कुडंट फाइंड। अच्छा, तो देखो मैं अब मतलब क्या ही बोलूँ, मैं पिछले 10 दिन से, है ना, लास्ट 10 डेज से, मुझे एग्जैक्टली याद है 29 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक, मैं हर सेशन में मैंने ये चीज़ बताई है। ठीक है, हर सेशन में बताई है। टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है करंट अफेयर्स वाला, या जो दूसरा हमारा मेन ग्रुप है उसके थ्रू बताई है। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उसके स्टेटस के थ्रू बताई है। और बार बार मैं इस चीज़ को बताता रहा हूँ कि 7 अगस्त के बाद, पहले 5 अगस्त डिसाइड किया गया था, फिर 7 अगस्त के बाद ये बताया गया कि जो हमारा करंट अफेयर्स ओकुल वाला चैनल है वो चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। उसके सारे के सारे वीडियोस जो हैं वो फिर जब चैनल ही हट जाएगा तो फिर वो वीडियोस भी नहीं मिलेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। और उसके लिए मैंने आपको एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी दिया था 60% ऑफ कोर्सेज़ में, कि अगर आपका कुछ वीडियोस का बैकलॉग बचा है तो आप उसको कवर कर लें, और अगर नहीं कर पा रहे हैं, अपने पेस पर पढ़ना चाहते हैं, तो आप कोर्सेज़ में एनरोल कर लें। 60% ऑफ दिया था। लेकिन वो उतना सब कुछ डेली बताने के बावजूद अगर आप फिर से इस तरीके के सवाल पूछते हैं तो इसका मतलब ये एक चीज़ दिखाता है कि या तो आपने वो पिछले 7 8 10 दिन के वीडियोस जो है वो देखे नहीं है। ठीक है, आप कहीं भी बिजी हो सकते हैं किसी भी कारणवश, या तो एक कारण ये है। लेकिन अगर आपने वो वीडियोस देखे भी हैं
और उसके बाद भी अगर आपको नहीं पता, क्योंकि अब क्या सिचुएशन है मुझे नहीं पता कि आपने बीच के वीडियोस देखे या नहीं देखे पिछले 10 दिन के। अगर आपने पिछले 10 दिन के वीडियो नहीं देखे किसी कारणवश, तो फिर मैं क्या ही कह सकता हूँ, फिर हो सकता है कि आपको ना पता हो। बट इसीलिए मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट आप लोग टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन करके ज़रूर रखें, सो दैट कि अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस नहीं भी देख पा रहे हैं तो टेलीग्राम में भी जो इन्फॉर्मेशन पोस्ट की जाती है वहाँ से आपको चीज़ें पता लग जाए। अब लेकिन आपने अगर वो भी नहीं किया और वीडियोस भी नहीं देखे, तो फिर हो सकता है आपकी कुछ मजबूरी रही हो, मैं उस पर क्या ही कह सकता हूँ। लेकिन अगर आपने वीडियोस देखे हैं, है ना, वो बीच के जो आप पिछले 8-10 दिन के वीडियो है जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन कन्वे की गई थी, अगर आपने वो देखे हैं और उसके बाद भी अगर आप ये सवाल पूछते हैं, तो ये चीज़ फिर सिर्फ एक बात को दर्शाती है, सिर्फ एक बात को दर्शाती है कि इसका मतलब आप वीडियोस को ढंग से नहीं देखते। मैंने बार बार आपको ये चीज़ें बोली हैं कि वीडियोस को स्किप कर करके ना देखा करें, ठीक है। बट आप लोगों की आदत, मैं इसीलिए कहता हूँ कि मुझे स्टूडेंट्स से एक ही नाराज़गी है, और वो यही है कि आपके अंदर धैर्य बहुत कम हो चुका है। आई डोंट नो वाई, ठीक है। धैर्य बहुत कम हो चुका है। मैं यहाँ पर आपके साथ बैठ के किसी मूवी की स्टोरी या किसी वेब सीरीज़ की स्टोरी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ जो आपको लगे कि यार ये किसी काम की चीज़ नहीं है, इसको आगे बढ़ा दिया जाए। मैं जो भी चीज़ आपसे यहाँ पर बोलूँगा या बात करूँगा, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो है आपके काम की बात होगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा, ठीक है। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं इन सेशंस के माध्यम से, उनको ये बात पता है कि मैं एक भी बात ऐसी नहीं बोलूँगा जो आपके काम की नहीं होगी। तो इसलिए कम से कम और चैनल्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप कहाँ से पढ़ते हैं, क्या चीज़ देखते हैं, मुझे मतलब नहीं है। बट एटलीस्ट मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप मेरे सेशंस को, ठीक है, हमारे चैनल के ओकुल के सेशंस को कम से कम पूरा देखा कीजिए। भले ही आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लें, आपको अगर ये स्पीड कम लग रही है तो 1.25 1.5 आप जो चाहें उस स्पीड में देख सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। बट एटलीस्ट वीडियोस को स्किप ना करें, आगे बढ़ा बढ़ा के ना देखें, क्योंकि उस वजह से फिर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो दी जाती हैं वो आप लोगों से मिस हो जाती हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखें कि जब मैं सारे आर्टिकल्स कवर करने के बाद आपको जो चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा उसको भी सुन लिया करें, क्योंकि कभी कभार ऐसा है कि कोई इन्फॉर्मेशन शुरू में देने की बजाय लास्ट में दी जाती है सेशन के, उसको भी देख लें। ज़्यादातर लोगों की ये भी आदत होती है कि जैसे ही आर्टिकल्स ख़त्म हुए सेशन बंद करके चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करें। आई होप क्लियर है बात, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान दें। अब जहाँ तक बात इसकी है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 7 तारीख के बाद, 7 अगस्त के बाद हमारा जो करंट अफेयर्स ओकुल वाला चैनल है, वो चैनल, उसका कंटेंट, वो सब डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही हम उसको आपसे ये मैसेज कन्वे कर रहे थे, बिकॉज इट्स आ, ये हमारा एक मतलब कंपनी की पॉलिसी का पार्ट था, मैंने आपको बताया था। और हम सारे चैनल्स को मर्ज करके एक ही में कंटेंट ला रहे हैं। तो बाकी जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स का कंटेंट है वो तो आपको इसी चैनल पर सब मिल जाएगा। बट करंट अफेयर्स का कंटेंट जो है वो हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, ठीक है। अब इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बार बार बताया था कि अगर आपने कुछ चीज़ें आपकी पुरानी छूट गई हैं, या आपको ये लगता है कि मुझे कभी आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी कि मैं 2 महीने पहले या 3 महीने पहले या 6 महीने पहले पुराना वीडियो देखूं, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप कोर्स परचेज़ कर लीजिए। मैं 60% आपको ऑफ भी दे रहा था। मैंने लगातार पिछले 10 दिन में आपको 60% ऑफ भी दिया है इन कोर्सेज़ पे, कि आप कोर्सेज़ ख़रीद लें और उन कोर्सेज़ के माध्यम से आप जब चाहें जो भी चीज़ चाहें, पिछले 6 महीने की, 8 महीने की, जितना आप कोर्स लेते हैं वो आप आराम से देख सकते हैं। बट अगर आपने अब वो भी नहीं किया और इन बात के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने आपको सब चीज़ बताई है। अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आप कोर्स ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। बट कोर्स अब आप परचेज़ करेंगे तो अब आपको नॉर्मल प्राइस में ही करने पड़ेंगे, क्योंकि वो सेल जो है 60% की, वो आप ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये जवाब था कि वीडियोस कहाँ गए। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो वीडियोस जो हैं हट चुके हैं, वो चैनल ही पूरी तरीके से हट चुका है, और इसलिए वो वीडियोस अब आप लोगों को यूट्यूब पर नहीं मिल पाएंगे। अगर आपको अभी भी वो यूट्यूब चाहिए तो ऑप्शन है, हमारी वेबसाइट पर, ऐप पर जाएं, जिस भी महीने के आपको वीडियोस चाहिए आप उनको उस महीने के कोर्स में एनरोल कर लें, और उसके बाद आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। चलें,
न्यूज़पेपर पर चलते हैं। न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स तो अभी हमने ज़्यादा आगे देखे ही नहीं। तो देखिए, आज एक्सप्लेन पेज के 2-3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आर्टिकल और है दैट इज़ ऑन पेज नंबर 8, वो भी डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन पेज पर चलेंगे। देखो, आर्टिकल का टाइटल कह रहा है कि अशोका, चंद्रगुप्त एंड कल्पतरु, 3 इंडियन ओशन स्ट्रक्चर्स नेम्ड। 3 अंडर वाटर जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स जो इंडियन ओशन में लोकेटेड हैं, इनको नाम अवार्ड किए गए हैं जो नाम भारत ने प्रपोज किए थे वो। ठीक है। अब इसमें से 2 नाम जो हैं वो मौर्य डायनेस्टी के जो रूलर्स रहे हैं, बड़े ही फेमस रूलर्स रहे हैं, दैट इज़ अशोक और चंद्रगुप्त, उनके नाम पर 2 नाम रखे गए हैं। वन इज़ अशोक सी माउंट एंड चंद्रगुप्त रिज। ठीक है, इंडियन ओशन में ये स्ट्रक्चर्स है, ध्यान रखिएगा। तो आपको पता होगा कि सी माउंट आई थिंक क्या होता है। ठीक है, समुद्र के अंदर एक तरीके से, माउंट का मतलब तो आप समझते हैं। ठीक है, माउंट मतलब क्या होता है? माउंट मतलब एक पहाड़ तरीके का। तो समुद्र के नीचे कोई पहाड़ है, ठीक है, जो वाटर लेवल से ऊपर नहीं आ पाया। अगर वो वाटर लेवल से ऊपर आता तो फिर वो आइलैंड वगैरह बन जाता। तो पानी के अंदर ही है, दैट इज सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, उसको कहा जाता है सी माउंट। ठीक है, और दूसरा है रिज। रिज भी आपको पता होगा, जैसे आपने मिड ओशियनिक रिज सुनी होगी। ठीक है, तो रिज का मतलब होता है जो आप एक तरीके से कहें, जो ये होता है, मतलब एक तरीके का इलोंगेटेड, आप कह सकते हैं जैसे माउंटेन रेंज होती है ना, उस तरीके का इलोंगेटेड एक रेंज कह सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ नोन एज रिज। तो रिज का नाम रखा गया है चंद्रगुप्त के नाम पर, और सी माउंट का नाम रखा गया है अशोक के नाम पर। और एक तीसरा स्ट्रक्चर भी है जिसका नाम, एक तीसरा मतलब स्ट्रक्चर है, वो भी एक रिज है, उसका नाम रखा गया है कल्पतरु, दैट इज कल्पतरु रिज। ठीक है, ये तीसरा स्ट्रक्चर है, फॉर विच द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनेस्कोज इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन हैव रिसेंटली अवॉर्डेड द नेम्स ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय इंडिया। ठीक है, तो ये नाम्स जो हैं वो भारत ने प्रपोज किए थे, और इन नामों को इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को का, ये क्या क्या हो रहा है पता नहीं। सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। ये कुछ आई थिंक थोड़ा सा हैंग कर रहा है, थोड़ा सा कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर है। थोड़ा सा वेट करते हैं, आई थिंक इट विल रिजॉल्व। अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। ये बीच में जो सॉफ्टवेयर है ये हैंग कर गया है, तो इसको हम ना तो बंद कर पा रहे हैं। बेसिकली ये पूरा ही पूरा ही सिस्टम हैंग कर गया, आई डोंट नो व्हाई। केवल ये चीज़ ट्रांजिशन हो रहा है इधर से उधर, बाकी
एज सून एज आई एम क्लिकिंग एनीवेयर वो सब कुछ बंद हो जा रहा है. लेट मी सी, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स. ठीक है, ये बंद तो हुआ. चलो, तो वी आर बैक. सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन. तो मैंने बताया कि ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं इंडियन ओशन में, इनका नाम जो भारत ने प्रपोज़ किया था, इंडिया ने प्रपोज़ किया था, वो नाम यहाँ पर रखा गया है. और इन नामों को इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ IHO, और यूनेस्को का जो इंटर गवर्नमेंटल ओशियानोग्राफिक कमीशन है, उसने इन नाम्स को अवॉर्ड किया है. तो इसके बाद आगे लिखा है कि इन ऑल देयर आर 7 स्ट्रक्चर्स in the Indian Ocean named mainly after Indian scientists or bear names proposed by India in the region, in this region of the Indian Ocean. तो कुल मिला के इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में कुल ऐसे 7 स्ट्रक्चर्स हैं जिनका नाम या तो इंडियन साइंटिस्ट के, भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है, या वो ऐसे नाम हैं जिनको भारत ने प्रपोज किया है. ठीक है, अब ये ऑल द जो 3 रिसेंटली नेम्ड स्ट्रक्चर्स हैं, जो ये 3 मैंने आपको बताया, दैट इज़ अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज, इन तीनों को डिस्कवर किया गया है बाय द ओशियनोग्राफर्स फ्रॉम गोवाज नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियनिक रिसर्च, ओशियन रिसर्च. इनके ओशियनोग्राफर्स ने इनको डिस्कवर किया है. एंड दीज आर लोकेटेड अलोंग द साउथ वेस्ट इंडियन रिज एरिया ऑफ द इंडियन ओशन. इंडियन ओशन का जो साउथ वेस्ट, ठीक है, जो साउथ वेस्ट का रीजन है, वहाँ पर ये लोकेटेड है. और इनको डिस्कवर किया गया ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल सर्वे एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम. और 2004 से इंडिया जो है वो इंडियन सदर्न ओशियन रिसर्च प्रोग्राम जो है वो कर रहा है विद NCPOR, जो है उसकी नोडल एजेंसी है, उसके अंडर में. 2012 में इंडियन रिसर्च टीम विद द हेल्प ऑफ रशियन सी वेसल, दैट इज़ एकेडमिक निकोलॉय स्ट्रैकोव, इन्होंने अशोका सी माउंट को डिस्कवर किया था. इसका जो एरिया है वो बताया जा रहा है 180 स्क्वायर किलोमीटर का है. इसी सेम रशियन वेसल ने ही 2012 में डिस्कवर किया था एलोंगेटेड कल्पतरु रिज, जो 430 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है. इसके बाद डिस्कवर्ड बाय द इंडियन ओशियन रिसर्च वेसल, दैट इज़ MGS सागर, इन 2020, द चंद्रगुप्त रिज इज़ एन एलोंगेटेड एंड ओवल शेप्ड बॉडी जिसका एरिया 675 स्क्वायर किलोमीटर का है. ठीक है, तो इन तीनों की जो डिस्कवरी है वो 2012 में 2 की और 2020 में तीसरी की हुई है. इसके बाद प्रीवियसली इस तरीके के जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं जिनका इंडियन नेम्स है, ठीक है, जो इंडियन ओशन में है, उसमें बताया गया है वन इज़ रमन रिज, जिस नाम को एक्सेप्ट किया गया है 1992 में. ये नाम बेसिकली भारत के जो एक फिजिसिस्ट, एक भौतिक शास्त्री और नोबल लॉरेट सर CV रमन के नाम पर पड़ा है. एक और है दैट इज़ पानीकर सी माउंट, इस नाम को एक्सेप्ट किया गया है 1993 में, और ये एक ओशियनोग्राफर हुआ करते थे NK पानीकर, उनके नाम पर इनका नाम पड़ा है. और एक नाम है दैट इज़ सागर कन्या सी माउंट, इसको एक्सेप्ट किया गया है 1991 में. बाकी कुछ और भी हैं बट जो यहाँ पर दिए गए हैं वो यही हैं. ठीक है, तो इनको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा. और ख़ासकर ये जो 3 नए ऐड हुए हैं, दैट इज़ अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज. सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है, मतलब अगर सिंपल सवाल पूछा जाएगा कि किस मतलब वैसे तो खैर हिस्ट्री से जोड़ कर भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि अगर आप
एंशंट हिस्ट्री से कुछ जैसे मौर्यास वगैरह से अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पर एक आध लाइन ये जोड़ी जा सकती है कि रिसेंटली इंडियन ओशन में जो है वो एक इनके नाम पर स्ट्रक्चर्स भी जो है वो मतलब नेम किए गए हैं, है ना। इस तरीके से भी स्टेटमेंट्स के फॉर्म में हिस्ट्री के साथ जोड़ के भी सवाल पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इंडियन ओशन में कुछ स्ट्रक्चर्स का नेम किया गया है, ठीक है, वो किस डायनेस्टी के रूलर्स के नाम पे किया गया है, ठीक है, तो वो डायनेस्टी कौन सी होगी, दैट विल बी मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। अशोक और चंद्रगुप्त के नाम पर ये नेम किए गए, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं और सीधे एक्सप्लेन पेज पर आएंगे। बीच के पेजेस में कोई खास आर्टिकल नहीं है, एक्सप्लेन पेज पर दो तीन आर्टिकल्स हमें देखने हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला आर्टिकल जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे दैट इज़ गवर्नमेंट्स प्रपोज्ड कर्ब्स ऑन इंडिपेंडेंट ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स, ठीक है। सरकार जो है वो एक नया बिल लाने वाली है, ये बात मैंने आपको बहुत पहले भी बताई थी, ठीक है। एक बिल आने वाला है दैट इज़ ब्रॉडकास्टिंग बिल, और उस बिल को ला के सरकार जो है वो क्या करना चाहती है कि जो इंडिपेंडेंट ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, है ना, ऑनलाइन इंडिपेंडेंट ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स मतलब जैसे जो लोग यूट्यूब वगैरह पर या सोशल मीडिया पर जो वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का वीडियो हो सकता है वो, जैसे अगर मैं अपनी बात भी करूं तो हम भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे, इंडिपेंडेंट ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स में ही। तो उनके ऊपर कुछ सख्ती करने या उनकी जो पावर्स हैं उनको कुछ कम करने, कर्ब करने का जो है वो सरकार यहाँ पर प्रयास कर रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ इसके प्रोविजंस, क्योंकि अभी ड्राफ्ट इसका आया है तो उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इज़ लर्न टू हैव प्रपोज्ड expanded regulations for independent creators of news content on platform such as YouTube, Instagram and X, which has raised concerns over the freedom of speech and expression। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है वो कुछ इस तरीके के रेगुलेशंस, मतलब ज़्यादा रेगुलेशंस, एक्सपेंडेड रेगुलेशंस प्रपोज करने की बात कर रही है फॉर इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स ऑफ न्यूज़ कंटेंट ऑन प्लेटफॉर्म्स। किस तरीके के प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या ट्विटर जो एक्स है वो हो गया, उस पर जो भी क्रिएटर्स न्यूज़ कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर रेगुलेशंस बढ़ाने का यहाँ पर सरकार का प्रयास है। और इसी की वजह से ये चिंताएं सामने आ रही हैं, मतलब इस बात की चिंताएं जाहिर हो रही हैं कि इससे जो क्रिएटर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके स्पीच और एक्सप्रेशन का जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो कहीं ना कहीं वॉयलेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया है कि अ ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2024, ये बिल हालांकि अभी तक पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो ड्राफ्ट है, जो कुछ हैंडफुल ऑफ स्टेक होल्डर्स के पास पिछले कुछ हफ्ते पहले देखा गया, उसमें यह है कि जो मिनिस्ट्री का रेमिट है, यानी कि जो मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो मिनिस्ट्री के आप कह सकते हैं स्कोप ऑफ पावर है, ठीक है, मिनिस्ट्री मतलब ये आईबी मिनिस्ट्री जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसका जो रेमिट या जो स्कोप ऑफ पावर है मिनिस्ट्री की, वो बढ़ाने की बात हो रही है फ्रॉम ओवर द टॉप, दैट इज़ ओटीटी कंटेंट एंड डिजिटल न्यूज़ टू सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड ऑनलाइन वीडियो क्रिएटर्स। तो इन सब के ऊपर जो है वो इस मिनिस्ट्री के जो स्कोप ऑफ पावर है उसको बढ़ाने का यहाँ पर बात की जा रही है। दिस इज़ एन अपडेटेड वर्जन ऑफ द ड्राफ्ट रिलीज पब्लिकली इन नवंबर लास्ट ईयर। तो इसको लेकर एक ड्राफ्ट जो है वो पिछले साल भी आया था, पिछले साल के नवंबर में भी, उसी का ये अपडेटेड वर्जन यहाँ पर है जो अभी फिर से ड्राफ्ट देखा गया है। द रिवाइज ड्राफ्ट डिफाइंस अ डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर इन स्वीपिंग टर्म्स, ठीक है, उसमें डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर को डिफाइन किया गया है, ठीक है, और उसमें मतलब स्वीपिंग टर्म्स में इन द सेंस कि मतलब कई सारे कैटेगरीज के लोगों को इसी तरीके से, या इसी आप कह सकते हैं कि इसी वर्ड के दायरे में इंक्लूड कर लिया गया है।
requires them to have prior registration with the government and prescribe standards for content evaluation. तो जो भी डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर होंगे उनको पहले सरकार से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है, सरकार से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पंजीकरण करवाना होगा, एंड देन प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स फॉर कंटेंट इवेल्यूएशन, फिर उनका कंटेंट जो है वो भी इवेल्यूएट होगा, उसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, ठीक है। अब न्यूज़ क्रिएटर्स के ऊपर जो कर्व्स लगाने की बात हो रही है, तो 2023 का जो ड्राफ्ट था वो डिफाइन करता था न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स प्रोग्राम एज, ठीक है, न्यूज़ और करंट अफेयर्स प्रोग्राम को वो कैसे डिफाइन करता था, दैट इज़ अ न्यूली रिसीव्ड और नोट वर्दी ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स और लाइव प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग एनालिसिस अबाउट रीसेंट इवेंट्स प्राइमरीली ऑफ सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक और कल्चरल नेचर, ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम चाहे वो ऑडियो हो, है ना, वीडियो हो या ऑडियो वीडियो दोनों हो, या फिर कोई लाइव प्रोग्राम हो, मतलब रिकॉर्डेड भी हो सकता है, लाइव भी हो सकता है, जिसमें एनालिसिस हो रहा हो, ठीक है, इंक्लूडिंग एनालिसिस, अगर कोई एनालिसिस भी कर रहा है, वैसे एक तो जैसे आपने न्यूज़ वगैरह देखी होंगी कि लोग न्यूज़ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक होता है कि वो किसी चीज़ के आधार पर, किसी न्यूज़ आर्टिकल्स के आधार पर या किसी इस तरीके की और खबरों के आधार पर उस न्यूज़ का आकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो वो भी इसमें आ जाएगा। अबाउट रीसेंट इवेंट्स, और जो रीसेंट इवेंट्स के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं, जो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक या कल्चरल नेचर का जो भी इवेंट्स हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, न्यूज़ या फिर करंट अफेयर्स प्रोग्राम, ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन में आ जाएगा। या फिर कोई भी ऐसा प्रोग्राम ट्रांसमिटेड और रीट्रांसमिटेड ऑन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क वेयर द कंटेक्स्ट पर्पस इम्पोर्ट एंड मीनिंग ऑफ सच प्रोग्राम्स इम्प्लाइज सो, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो किसी भी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क पर ट्रांसमिट या दोबारा से ट्रांसमिट किया जाता है, जहाँ पर उसका कंटेक्स्ट, उसका पर्पस, उसका इम्पोर्ट या मीनिंग इस तरीके के प्रोग्राम का ये इम्प्लाई करे कि वो या तो न्यूज़ है या करंट अफेयर का प्रोग्राम है, तो वो उस कैटेगरी में आ जाएगा। अब 2024 का जो ड्राफ्ट आया है, इसमें एक नई कैटेगरी जो है वो देखने को मिली है, दैट इज़ डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर या फिर पब्लिशर ऑफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स कंटेंट। ये इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है और इसको डिफाइन किया गया है कि एनी पर्सन हु ब्रॉडकास्ट न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स प्रोग्राम थ्रू एन ऑनलाइन पेपर, न्यूज़ पोर्टल, वेबसाइट, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी और अदर सिमिलर मीडियम एज पार्ट ऑफ अ सिस्टमेटिक बिजनेस, प्रोफेशनल और कॉमर्शियल एक्टिविटी बट एक्सक्लूडिंग द रेप्लिका ई पेपर्स, ठीक है। अभी ये बहुत ज़्यादा इस पर क्लैरिटी नहीं है, वैसे जो लिखा गया है उसके हिसाब से ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, ठीक है, डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर या पब्लिशर ऑफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर कंटेंट, वो कौन होगा, वो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो न्यूज़ या करंट अफेयर प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करता है, किस माध्यम से, या तो किसी ऑनलाइन पेपर के थ्रू, ठीक है, या न्यूज़ पोर्टल के थ्रू, या अपनी किसी वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी मतलब यही यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू, या किसी भी और ऐसे सिमिलर मीडियम के थ्रू, है ना, एज पार्ट ऑफ द सिस्टमेटिक बिजनेस, प्रोफेशनल और कॉमर्शियल एक्टिविटी। और वो आपका एक सिस्टमेटिक बिजनेस है, कोई प्रोफेशन है, या आप कॉमर्शियल एक्टिविटी के थ्रू उसको कर रहे हैं, तो आप जो है वो पब्लिशर ऑफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स कंटेंट या डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर की कैटेगरी में आएंगे, बट एक्सक्लूडिंग द रेप्लिका ई पेपर्स। अब ये रेप्लिका ई पेपर्स को एक्सक्लूड करने का मतलब मुझे यहाँ पर इस बात को लेकर थोड़ा सा क्लैरिटी अभी नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये ड्राफ्ट है और इसको लेकर अभी बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो रही हैं। तो चर्चाएं मतलब हो रही हैं, बट अब वही है ना कि ड्राफ्ट है तो बहुत ज़्यादा भी क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेकर। तो एक्सक्लूडिंग रेप्लिका ई पेपर्स का मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि अगर आप ई पेपर्स की रेप्लिका ऑफ ई पेपर्स, मतलब रेप्लिका का मतलब होता है किसी की एक तरीके से कॉपी आप कह सकते हैं, ठीक है, कि आप ई पेपर्स की अगर रेप्लिका को, मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटी तो ठीक है, बट जो रेप्लिका ई पेपर्स है वो इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। मतलब रेप्लिका ई पेपर्स मतलब जैसे ये वाला हम न्यूज़पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये वैसे तो हार्ड कॉपी में आता है, बट ये एक तरीके से क्या हो गया, जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये रेप्लिका ई पेपर है, तो ये उस कैटेगरी में शामिल नहीं होगा, ठीक है। मतलब हम उसको डिस्कस कर रहे हैं तो हम तो शामिल होंगे, बट ये रेप्लिका ई पेपर जो है वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा। समझ गए बात? ऐसा
मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी बता रही है, बट हम इसको बाद में डिटेल में और ज़्यादा जब ये बिल आएगा और वो सब चीज़ें होंगी तो फिर इसके ऊपर डिस्कशंस होंगे, फिर हम समझेंगे। इसके बाद आगे लिखा है कि सिस्टमेटिक एक्टिविटी हैज़ बीन डिफाइंड एज एनी स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, मेथड, कंटिन्यूटी और परसिस्टेंस, टर्म्स विद ब्रॉड मीनिंग्स दैट कुड गिव द एग्जीक्यूटिव स्वीपिंग पावर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे इन्होंने लिखा था कि सिस्टमेटिक बिजनेस, तो सिस्टमेटिक एक्टिविटी को ऐसे डिफाइन किया गया है, कोई भी स्ट्रक्चर्ड या ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी जिसमें प्लानिंग, मेथड, कंटिन्यूटी और परसिस्टेंस यानी कि ऐसे टर्म्स हैं जिनके मीनिंग्स बहुत ब्रॉड हो सकते हैं और ये एग्जीक्यूटिव्स को एक स्वीपिंग पावर दे सकते हैं इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, स्वीपिंग पावर्स का मतलब वही है कि वो जैसे चाहें उसको उस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब 2024 का जो ड्राफ्ट है वो स्पेसिफिकली इंक्लूड करता है इंडिविजुअल क्रिएटर्स इन द डेफिनेशन ऑफ डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स। जो इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं उनको भी डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर की कैटेगरी में शामिल करता है। जो आईटी रूल्स हैं 2021 के, उसकी डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो वो स्पेसिफिकली इंडिविजुअल यूज़र्स को एक्सक्लूड करता है। पार्ट 3 ऑफ द आईटी 2021 आईटी रूल्स रेगुलेट करता है डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स को एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो, लेकिन उसमें इंडिविजुअल क्रिएटर्स की बात नहीं है। बट यहाँ पर जो है, मतलब आईटी रूल्स में नहीं है, बट यहाँ पर जो ये बिल लाया जा रहा है उसमें ये बात लिखी गई है कि इंडिविजुअल क्रिएटर्स भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, मतलब अगर आप जैसे मान लीजिए कि आपका एक दिन मन हुआ कि चलो यूट्यूब पर हम कोई वीडियो बनाते हैं, सपोज़ कीजिए, और आपको लगा कि कोई इशू देश में चल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू है या बहुत ज़्यादा करंट में इशू चल रहा है, तो उस इशू को लेकर हम इधर उधर से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और उसके आधार पर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, या उसके आधार पर वो एक वीडियो बनाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप भी फिर वो डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर कैटेगरी में आएंगे और उसके जो प्रोविजंस हैं वो आपके ऊपर भी लागू होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट ने जो आईटी रूल्स 2021 है उसके रूल्स 9(1) और 9(3) में जो है वो स्टे लगाया हुआ है, ये कहते हुए कि दैट से न्यूज़ एंड करंट अफेयर पब्लिशर्स मस्ट अडहेयर टू द कोड ऑफ एथिक्स साइटिंग देयर एडवर्स इम्पैक्ट ऑन प्रेस फ्रीडम। ठीक है, बेसिकली ये जो रूल्स हैं ये कहते हैं कि न्यूज़ और करंट अफेयर्स पब्लिशर्स जो हैं उनको कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है, अडहेयर करना है, और इससे बेसिकली अगर वो ऐसा नहीं करते तो मतलब ये फॉलो करना है, लेकिन कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे इस आधार पर लगाया है कि इससे प्रेस की फ्रीडम के ऊपर जो है वो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट ने इन रूल्स के ऊपर स्टे लगाया हुआ है। अब दीज हाई कोर्ट ऑर्डर्स में सर्व एज अ प्रेसिडेंट ऑफ डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स सीक अ स्टे ऑन द प्रोविजंस इन द ब्रॉडकास्टिंग बिल इफ इट वर टू बी ब्रॉट इन इट्स करंट फॉर्म। यानी कि अगर आने वाले समय में ये जो ब्रॉडकास्टिंग बिल है अगर ये आ जाता है तो इसके प्रोविजंस के ऊपर स्टे अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आप इन हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उसके आधार पर लगवा सकते हैं। ठीक है, मतलब लगवा सकते हैं इन द सेंस कि आप कोर्ट में अगर जाएंगे कि ये जो बिल लाया गया है इसको लेकर पहले ही, ठीक है, अगर आपको मतलब जनरली कोई रेफरेंस देना होता है ना कि मतलब किस आधार पर आप किसी ये कह रहे हैं कि ये जो एक्ट बनाया गया है इसके प्रोविजंस जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो आप उसमें फिर कोर्ट में जाके ये कह सकते हैं कि पहले ही 2 हाई कोर्ट्स ने इन रूल्स के ऊपर स्टे लगाया हुआ है, तो इसी तरीके के सिमिलर प्रोविजन जो है वो इस बिल में भी है, तो इस आधार पर ये बिल जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर वो मामला कोर्ट में जाएगा, जुडिशल रिव्यू वगैरह होगा, वो अलग चीज़ है, बट इस आधार पर आप उसमें जो है वो स्टे की मांग कर सकते हैं। अब इसके बाद ऑब्लिगेशन ऑफ क्रिएटर्स की अगर मैं बात करूँ तो द रिवाइज्ड ड्राफ्ट सेज दैट द क्रिएटर हु इज़ कैटेगराइज्ड एज अ डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर मस्ट इंटीमेट द मिनिस्ट्री ऑफ देयर वर्क एंड एग्जिस्टेंस। ठीक है, कि जो भी ऐसा क्रिएटर है जो डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर कैटेगरी में आएगा उसको मिनिस्ट्री को, जो आईबी मिनिस्ट्री है, उसको अपने काम के बारे में और अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में जानकारी देनी होगी। दे मस्ट फॉर्म 1 और मोर कंटेंट इवेल्युएशन कमिटीज़ एट देयर ओन एक्सपेंस। अब ये जो ब्रॉडकास्टर्स होंगे इनको अपने खर्चे पर एक या एक से ज़्यादा कंटेंट इवेल्युएशन कमिटीज़ बनानी होंगी। मतलब आप ये देखिए कि इंडिविजुअल क्रिएटर्स भी अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो ये तामझाम कितना बड़ा है। पहली बात तो जैसे मान लीजिए मैंने वही कहा कि आपका मन हुआ यूट्यूब पर कोई वीडियो बनाने का किसी मतलब इशू के ऊपर, तो सबसे पहले तो आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो है वो सरकार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है
कि आपको एक कंटेंट इवेल्युएशन कमेटी बनानी पड़ेगी खुद के खर्चे पर, ठीक है। एंड स्ट्राइव टू मेक द कमिटी डाइवर्स, और वो कमिटी जो है डाइवर्स भी होनी चाहिए, अभी ये भी इशू है। एंड द नेम्स ऑफ द पीपल ऑफ दीज कमिटीज़ मस्ट बी शेयर विद द गवर्नमेंट। अब उस कमेटी में कौन कौन है, उन लोगों के नाम भी आपको सरकार के साथ शेयर करने पड़ेंगे। ऐसे न्यूज़ क्रिएटर्स जो सरकार को कमेटी मेंबर्स की डिटेल्स नहीं देते हैं, कमेटी मेंबर्स की डिटेल्स इंटीमेट नहीं करते हैं, उनके ऊपर पहली बार अगर वायलेशन होता है तो 50 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, और सब्सिक्वेंट वायलेशन अगर होता है अगले 3 सालों में तो 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यार मतलब ये तो आप खुद ही समझिए कि जो चीज़ें यहाँ पर मतलब जिस तरीके के प्रोविजंस लाए जा रहे हैं, ये तो एक तरीके से मतलब जो आप कहिए जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनका तो एक तरीके से पूरा ही ये गला घोट दिया गया है, ठीक है। मतलब उनसे तो साफ साफ यही कहा जा रहा है कि आप वीडियोस ना बनाएं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोई इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर 50 लाख रुपए कहाँ से देगा, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ मान लो, ठीक है, चलो मैं तो इंडिविजुअल नहीं भी कह सकते, मैं तो चलो ये कह दिया कि मैं तो एज आ बिजनेस के रूप में कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे इस तरीके के एनालिसिस अगर मैं कर रहा हूँ तो बिजनेस के रूप में कर रहा हूँ, तो लेकिन उसमें भी मुझे एक कमेटी बनानी पड़ेगी। अब वो कमेटी मैं कहाँ से बनाऊँगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो भी कमेटी होगी उसके जो मेंबर्स होंगे वो कुछ ना कुछ पैसा भी लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि जैसे मेरी स्थिति है या हमारी कंपनी की स्थिति है वो वैसे ही बहुत ख़राब है, ठीक है। हम तो आपसे ही रोज़ कंट्रीब्यूशन मांग रहे हैं कि आप हमें दीजिए तब हम चीज़ों को चला पाएंगे, तो हम इस तरह की कमेटीज़ वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। वो कमेटी बनाई जाएगी, फिर उसके बारे में अगर मान लीजिए कमेटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी तो 50 लाख रुपए सरकार जुर्माना लगा देगी पहली बार में। अरे हम कहाँ से देंगे 50 लाख रुपए भाई तो ये चीज़ें हैं, समझ रहे हैं ना बात, मतलब स्थिति कितनी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब की जा रही है वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन कुछ एग्जाम्पशंस जो हैं वो इंडिकेट किए गए हैं, दैट इज़ अ गवर्नमेंट कैन एग्जम्प्ट अ डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ प्लेयर्स और अ ग्रुप फॉर अवॉइडिंग जेन्युइन हार्डशिप। मतलब कुछ को जो है वो छूट दी जा सकती है, वो कौन हो सकते हैं वो अभी यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। 2023 का ये वर्जन, उसमें ये कहा गया था कि द गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब आ सब्सक्राइबर और व्यूअर थ्रेशोल्ड दैट ट्रिगर्स इंटीमेशन एंड कंटेंट कोड ऑब्लिगेशंस। हाँ, उसमें ये था, जो 2023 का एक वर्जन था उसमें ये भी एक अच्छी बात थी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। उसमें ये कहा गया था कि एक सब्सक्राइबर्स की या एक व्यूअर्स की थ्रेशोल्ड लिमिट होगी, कि मतलब अगर इससे ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर हैं तो ही आपके ऊपर ये सारी चीज़ें लागू होंगी, ठीक है। बट यहाँ पर जो 2024 में नया ड्राफ्ट बिल आया है उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। उसमें सब्सक्राइबर्स वगैरह का कोई थ्रेशोल्ड का जिक्र नहीं है। तो मतलब अगर किसी के 0 सब्सक्राइबर्स भी हैं तो उसके ऊपर भी ये लागू होता है एज़ पर दिस ड्राफ्ट, तो ऐसे ही लग रहा है ना। इसके बाद रैशनल फॉर रेगुलेशन। अब इस तरीके का जो रेगुलेशन किया जा रहा है उसके पीछे जो रैशनल है, जो तर्क है, अगर उसकी मैं बात करूं तो एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल का ये कहना है कि द की रीजन फॉर द सिग्निफिकेंट चेंजेस प्रपोज्ड इन द 2023 ड्राफ्ट was the role that a number of independent content creators played in the run up to the 2024 लोकसभा पोल्स। कि 2023 में जो बिल लाया गया था, जो ड्राफ्ट लाया गया था, उसमें जो बदलाव किए गए हैं उसके पीछे कारण ये बताया गया है कि जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स ने जो अपना रोल प्ले किया 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान, ठीक है, उसकी वजह से ये चीज़ की जा रही है। इन अ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखे गए जब क्रिएटर्स मेड वीडियोस ऑन करंट अफेयर्स दैट मेड सम सेंसेशनल क्लेम्स अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स सीनियर लीडर्स। ठीक है, कि कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने ऐसे कंटेंट बनाए जिसकी वजह से सरकार और उसके कुछ जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनको लेकर कुछ सनसनीखेज दावे किए गए। दैट इज़ व्हेन इट वाज डिसाइडेड दैट देयर हैज़ टू बी, तो दैट इज़ व्हेन इट वाज डिसाइडेड दैट देयर हैज़ टू बी अकाउंटेबिलिटी फॉर दीज क्रिएटर्स। तो तभी ये चीज़ डिसाइड की गई कि इन क्रिएटर्स की भी कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए बिटवीन द मेन स्ट्रीम प्रेस एंड द इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स, ऐसा उस ऑफिशियल का कहना है। लेकिन आप एक बात समझो, अकाउंटेबिलिटी वाला पॉइंट चलो फिर भी समझ में आता है ना, लेकिन अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हो मेन स्ट्रीम प्रेस और इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स की, तो मेन स्ट्रीम प्रेस तो वैसे भी आज की डेट में आपको पता ही है कि उसकी क्या स्थिति है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। ठीक है, अब मेन स्ट्रीम मीडिया आज की डेट में जो बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं वो उनको ओन कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके पास पैसे की, संसाधन की, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है
और उसका कंपैरिजन अगर आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने की बात कर रहे हैं मेन स्ट्रीम प्रेस या मेन स्ट्रीम मीडिया, और उसका कंपैरिजन अगर आप इंडिपेंडेंट क्रिएटर से कर रहे हैं, तो ये कहाँ का लेवल प्लेइंग फील्ड है? ठीक है, कोई बहुत बड़ा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो भी एक तरीके का कंटेंट पब्लिश कर रहा है, और दूसरा जैसे मान लो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं भी कंटेंट पब्लिश कर रहा हूँ। अब आप कहें कि वो और मैं जो है वो हम दोनों के बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, ठीक है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से हो सकता है? आप खुद बताइए कि लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से होगा? उनके हिसाब से मेरे पास तो ना रिसोर्सेज है, ना पैसा है, ना कुछ है, उनके पास सब कुछ है, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज जो है वो ओन करते हैं, रन करते हैं, है ना, ये ऑब्वियस सी बात है। तो कहाँ से ये लेवल प्लेइंग फील्ड आ रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड। अब इसके बाद ये लिखा है कि जून 4 के दिन जिस दिन इलेक्शन के नतीजे आए उस दिन मिनिस्ट्री ने एक नोटिस भेजा स्टेक होल्डर्स को कि इस ड्राफ्ट बिल को लेकर कुछ मीटिंग्स वगैरह होनी है, और उसके बाद कम से कम 6 मीटिंग्स जो हैं वो तब से हो चुकी है। और एज पर द करंट वर्डिंग ऑफ द बिल इवन फॉरेन क्रिएटर्स में फॉल अंडर इट्स एम्बिट, ठीक है, करंट वर्डिंग ऑफ द बिल के हिसाब से अगर हम बात करें तो कुछ फॉरेन क्रिएटर्स जो हैं वो भी इसके दायरे में आ सकते हैं, लेकिन इंडियन कंटेंट रेगुलेशंस उनके ऊपर लगाना ये एक चुनौती भरा काम है, ठीक है। अब ये फॉरेन कंटेंट क्रिएटर्स जैसे कुछ ऐसे क्रिएटर्स थे जिन्होंने चुनाव के दौरान सरकार को लेकर काफ़ी सारे कंटेंट बनाए, ठीक है ना, जैसे ध्रुव राठी, आपको एक नाम पता होगा, काफ़ी फेमस भी है, काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वगैरह भी हैं, बट वो हैं तो वैसे इंडियन, बट वो इंडिया में रहते नहीं हैं, ठीक है, वो जर्मनी में रह के अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो उस सरकार के को लेकर जब चुनाव वगैरह हो रहे थे उससे पहले सरकार को लेकर उन्होंने कई सारे वीडियोस बनाए थे, ठीक है, तो उस तरीके की चीज़ें भी इन्होंने अब यहाँ पर ला दी है। मतलब एक तरीके से वही है कि आपको मुंह नहीं खोलना है, ठीक है, सीधी सी बात है कि आपको मुंह नहीं खोलना है। मुंह खोलना है तो सरकार के पक्ष में बोलना है, नहीं तो मुंह नहीं खोलना है। ये सरकार की मंशा यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद जो सोशल मीडिया है उसको लेकर अगर मैं बात करूँ, उसके ऑब्लिगेशंस को लेकर, तो उसमें लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट ऑनलाइन इंटरमीडियरीज जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब एंड एक्स, दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर थर्ड पार्टी कंटेंट। वो थर्ड पार्टी कंटेंट की लाइबिलिटी से उनको एग्जम्पशन मिलेगा। कब, किस कंडीशन में? अगर जो इंटरमीडियरी है लिमिट्स इट फंक्शन टू प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अ कम्युनिकेशन सिस्टम ओवर विच इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल बाय थर्ड पार्टीज इज ट्रांसमिटेड और टेम्परेली स्टोर्ड और होस्टेड। यानी कि अगर वो अपना जो फंक्शन है वो सिर्फ यहाँ तक सीमित रखती है कि वो एक कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रही है जहाँ पर जो थर्ड पार्टी के द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है या तो वो ट्रांसमिट हो रही है या वो टेम्परेली स्टोर या होस्ट की गई है, बस। इससे ज़्यादा अगर कुछ उन्होंने दिया तो फिर उनके ऊपर भी एग्जम्पशन नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि डज नॉट इनिशिएट द ट्रांसमिशन। वो ट्रांसमिशन को खुद से इनिशिएट अगर इंटरमीडियरी नहीं कर रहे हैं तो डज नॉट सेलेक्ट और मॉडिफाई द इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट इन कंप्लायंस विद द गवर्नमेंट ऑर्डर। और वो किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई या सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर सरकार का कोई ऑर्डर है तो अलग बात है, बट अदरवाइज नहीं। ऑब्जर्व्स ड्यू डिलीजेंस विद डिस्चार्जिंग ड्यूटीज़ अंडर द एक्ट। और इस एक्ट के अंतर्गत उनकी जो भी ड्यूटीज़ बताई गई हैं उसको वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं और बाकी जो गाइडलाइंस हैं उनको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। द ड्राफ्ट बिल also has criminal liability provisions for social media companies if they do not provide information pertaining to OTT broadcasters and digital news broadcasters on their platform for compliance। अगर वो जो सोशल मीडिया कंपनीज या जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, अगर वो जो भी OTT ब्रॉडकास्टर्स या डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स उनके प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट इस तरीके से पब्लिश कर रहे हैं तो उनको लेकर अगर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उनके ऊपर भी फिर क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है। अब इसको लेकर कुछ और देशों के अगर हम लॉज की बात करें तो सिंगापुर में जो बोथ ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टर्स और जो OTT कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं वो कंट्री के ब्रॉडकास्टिंग लॉ के अंतर्गत आते हैं। अंडर द कॉपीराइट लॉ OTT प्लेटफॉर्म्स आर रेगुलेटेड एंड दे रिक्वायर अ लाइसेंस फ्रॉम अ रेगुलेटर। हालांकि लाइसेंस का जो ऑब्लिगेशंस है वो उस तरीके का नहीं होता जैसे कि बाकी टेलीविज़न सर्विसेज के लिए होता है। अमेरिका की अगर हम बात करें तो फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन और उसका जो मीडिया ब्यूरो है वो ब्रॉडकास्ट, रेडियो और टेलीविज़न स्टेशंस को रेगुलेट करता है। OTT प्लेटफॉर्म्स को डायरेक्टली रेगुलेट US फेडरल लॉ या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से बिल्कुल क्लियर है, मैंने आपको जितने भी प्रोविजंस यहाँ पर बताए उससे आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन
वो पूरे तरीके से जाने का खतरा है। ठीक है, और इतना सब कुछ मतलब इस तरीके के अगर प्रोविजंस लगाए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो छोटा क्रिएटर है, ठीक है, जो बड़े क्रिएटर्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, वो तो चलो फिर भी हो सकता है कि काम चला लेंगे, बट जो छोटे क्रिएटर्स हैं और जनरली जो इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं वो बहुत बड़े नहीं होते। ठीक है, कुछ को आप छोड़ दें, यूट्यूब वगैरह पे भी कुछ ऐसे क्रिएटर्स आपको मिल जाएंगे जो मतलब जिनके मिलियंस में, ठीक है, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, करोड़ तक सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं, 10-20 मिलियन, और वो पैसा भी उतना ही कमा रहे हैं, उनके वीडियोस पे व्यूज़ भी एक दिन में 2-3 मिलियन आ जाते हैं, वो अलग चीज़ है। ठीक है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि उनके पास पैसा भी है, संसाधन भी है, तो वो इन चीज़ों के बावजूद भी कर सकते हैं। बट जो बाकी इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं जिनके इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, जिनके पास इतना पैसा रिसोर्सेज नहीं है, तो वो इन सब चीज़ों के बाद फिर मुझे नहीं लगता कि इतना मतलब वो कर पाएंगे। अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो उसके बाद फिर ये चीज़ें कर पाना, इस तरीके से कंटेंट क्रिएट कर पाना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं बात को। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद हमारे पास अगला जो आर्टिकल है, दैट इज़ प्रपोज्ड चेंजेस टू वक्फ लॉ। ठीक है, यहाँ पर एक सरकार ने एक बिल जो है वो पेश किया, कल ही पेश किया गया लोकसभा में, और कल ही इस बिल को जो है वो जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट उसको रेफ़र कर दिया गया। बिल था वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। इस बिल को जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरेन रिजिजू ने जो है वो पेश किया, और इसका स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से, जिनका ये कहना था कि ये जो कानून लाया जा रहा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ है, ठीक है, अल्पसंख्यक विरोधी है और डिवाइसिव है। डिवाइसिव का मतलब है कि ये फूट डालने वाला है। अब इस बिल में बेसिकली क्या था कि 1995 का 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसको अमेंड करने के लिए बिल लाया गया था, और इसमें कुछ ऐसे स्वीपिंग चेंजेस प्रपोज किए गए थे कि जो वक्फ हैं वो कैसे गवर्नड और रेगुलेट होंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ द लॉ ऑन वक्फ, वक्फ को लेकर क्या कानून है, और इस बिल में बेसिकली व्हाट अमेंडमेंट्स हैज़ द बिल प्रपोज्ड, इस बिल ने क्या क्या अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं और इस तरीके के चेंजेस जो हैं वो क्यों सिग्निफिकेंट है, तो उसको लेकर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात ये की जाएगी कि व्हाट इज़ अ वक्फ प्रॉपर्टी। ठीक है, वक्फ जो शब्द है वो एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। वक्फ एक ऐसी पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसको मुस्लिम्स के द्वारा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है। ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसको मुस्लिम्स के द्वारा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, चाहे वो रिलीजियस पर्पस हो, चैरिटेबल पर्पस हो, किसी चैरिटी का पर्पस हो, या प्राइवेट पर्पस हो, उसके लिए दिया जा रहा है। जो बेनिफिशियरी ऑफ द प्रॉपर्टी है वो कोई और हो सकता है, लेकिन ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी माना जाता है कि इज़ टू बी विद गॉड। ठीक है, कि ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो भगवान की है, विद द गॉड, और बेनिफिशियरी उस प्रॉपर्टी का कोई और हो सकता है। ठीक है, वक्फ कैन बी फॉर्म्ड थ्रू अ डीड और इंस्ट्रूमेंट और ओरली, और अ ट्री प्रॉपर्टी कैन बी डीम्ड टू बी वक्फ इफ इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वक्फ जो है वो कैसे बन सकता है, किसी डीड मतलब एग्रीमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट, या ओरली भी बन सकता है, और कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी उसको भी वक्फ माना जा सकता है अगर वो बहुत लंबे समय से किसी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ अगर की जा रही है तो उसको भी वक्फ माना जा सकता है। और एक बार अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ डिक्लेयर हो गई तो उसका जो कैरेक्टर है वो हमेशा के लिए बदल जाता है और उसको फिर आप रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, अब वक्फ जो है वो कैसे गवर्नड होते हैं, तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो इंडिया में है वो गवर्नड होती हैं बाय द वक्फ एक्ट ऑफ 1995। हाउएवर इंडिया में जो है वो गवर्नेंस ऑफ वक्फ को लेकर 1913 से ही जो है वो लॉज हैं। जब मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट जो है वो लागू हुआ था, उसके बाद एक और एक्ट आया, दैट इज़ मुसलमान वक्फ एक्ट ऑफ 2023। इंडिपेंडेंस के बाद सेंट्रल वक्फ एक्ट आया 1954 का, और अल्टीमेटली उसको वक्फ एक्ट ऑफ 1995 से रिप्लेस किया गया। 2013 में इस लॉ को अमेंड किया गया था टू प्रिस्क्राइब इम्प्रिजनमेंट of up to 2 years for encroachment on वक्फ property and to explicitly prohibit the sale, gift, exchange and mortgage or transfer of वक्फ property। ठीक है, कि वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आप किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, या फिर उस प्रॉपर्टी को अगर आप किसी को एज अ सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज,
मॉर्टगेज मतलब गिरवी रखना या ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको लेकर सज़ा हो सकती है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर चेंज किया गया था। द वक्फ लॉ प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सर्वे कमिश्नर who maintains a list of all waqf properties by making local investigation, summoning witnesses और requisitioning public documents। ठीक है, ये जो वक्फ लॉ है उसमें ये कहा गया है कि एक सर्वे कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होगा जो कि सारी की सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ की क्या करेगा, लिस्ट बना के रखेगा। लिस्ट कैसे बनाएगा वो, लोकल इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है, विटनेसेस को जो गवाह हैं उनको बुलाएगा, उनको समन करेगा, या फिर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में से देख के भी वो ये चीज़ कर सकता है। एक वक्फ प्रॉपर्टी जो है उसको मैनेज किया जाता है बाय मुत्तावली, ठीक है। मुत्तावली जिसको केयर टेकर कहा जाता है वो एक वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करता है जो कि एक सुपरवाइज़र की तरह एक्ट करता है। वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस तरीके से मैनेज की जाती हैं जैसे प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अंडर द ट्रस्ट मैनेज की जाती है अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882। उसी तरीके से जैसे ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ मेंटेन की जाती हैं उसी तरीके से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को भी मेंटेन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, ठीक है। The Waqf Act states that any dispute, जो 1995 का वक्फ एक्ट है वो ये कहता है कि अगर वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी विवाद या डिस्प्यूट होता है तो इसको डिसाइड किया जाता है वक्फ ट्रिब्यूनल के द्वारा। एक वक्फ ट्रिब्यूनल होती है वो इस तरीके के विवाद को या डिस्प्यूट को डिसाइड करती है, और ट्रिब्यूनल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, कंस्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और इसमें 3 मेंबर होते हैं, ठीक है। एक तो चेयरपर्सन होगा जो कि स्टेट जुडिशियल ऑफिसर होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट सेशंस और सिविल जज क्लास 1, ठीक है। एक तो जज होगा मतलब स्टेट लेवल पे। दूसरा एन ऑफिसर फ्रॉम एन स्टेट सिविल सर्विसेज, एक स्टेट सिविल सर्विसेज का ऑफिसर होगा। और तीसरा एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसको मुस्लिम लॉ और जुरिस्प्रूडेंस का पता है, नॉलेज है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके के ट्रिब्यूनल बनाएगा। द लॉ ऑल्सो हैज़ प्रोविजंस फॉर द कंस्टिट्यूशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वक्फ बोर्ड। तो ये जो 1995 का एक्ट या लॉ है इसमें ये भी प्रोविजंस हैं कि वक्फ बोर्ड का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक है। वक्फ काउंसिल्स बनाए जाएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बनाए जाएंगे वक्फ बोर्ड के इन स्टेट्स में, और सीईओ और जो पार्लियामेंटेरियंस जो वक्फ बोर्ड के पार्ट्स होंगे वो मुस्लिम कम्युनिटी से होने चाहिए, ऐसा 1995 के एक्ट में लिखा गया है, ठीक है। अब ये जो वक्फ बोर्ड है इनका फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है। तो वक्फ बोर्ड एक ऐसी बॉडी है अंडर द स्टेट गवर्नमेंट विच वर्क्स एज अ कस्टोडियन फॉर वक्फ प्रॉपर्टीज अक्रॉस द स्टेट, यानी कि पूरे के पूरे स्टेट में जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनका एक तरीके से कस्टोडियन या रखवाले के रूप पर ये वक्फ बोर्ड काम करते हैं। कई सारे राज्यों में जो सुन्नी कम्युनिटी और शिया कम्युनिटी होती है मुस्लिम्स में, उनके लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी प्रोमिनेंट मॉस्क हैं देश में वो सारी की सारी वक्फ प्रॉपर्टी हैं, और वो जिस भी राज्य में लोकेटेड है उस राज्य के वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। अ वक्फ बोर्ड इज हेडेड बाय अ चेयरपर्सन एंड हैज़ 1 or 2 नॉमिनी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। वक्फ बोर्ड जो है उसको चेयरपर्सन हेड करते हैं और उसमें राज्य सरकार के 1 या 2 नॉमिनी होते हैं। मुस्लिम लेजिस्लेटर्स या पार्लियामेंटेरियंस भी होते हैं, मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी एंड मुतावलीज ऑफ वक्फ विद एन एनुअल इनकम ऑफ ₹1 लाख और अबव। तो ये बेसिकली उस वक्फ बोर्ड में शामिल होते हैं ये सब। वक्फ बोर्ड के पास ये पावर है अंडर द लॉ टू एडमिनिस्टर द प्रॉपर्टी एंड टेक मेजर्स फॉर द रिकवरी ऑफ लॉस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी वक्फ एंड टू सैंक्शन एनी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ वक्फ बाय वे ऑफ सेल, गिफ्ट, मॉर्टगेज, एक्सचेंज और लीज, ठीक है। वक्फ बोर्ड के पास इस लॉ के अंतर्गत मतलब जो 1995 का लॉ है उसके अकॉर्डिंग वक्फ बोर्ड के पास ये पावर है कि वो प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सकता है, मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन उस प्रॉपर्टी का किसके पास होगा, वक्फ बोर्ड के पास, ठीक है। और ये ऐसे कदम भी उठा सकते हैं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गई है, कोई प्रॉपर्टी अगर खो गई है तो उस प्रॉपर्टी की रिकवरी को लेकर भी कदम उठा सकते हैं। और कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब कोई ज़मीन वगैरह है, तो उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को लेकर भी ये सैंक्शंस दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर उस प्रॉपर्टी को सेल करना है, बेचना है, गिफ्ट के रूप में देना है, मॉर्टगेज करना है, गिरवी रखना है, एक्सचेंज करना है या लीज पर देना है, तो उसको लेकर भी उसके उस तरीके के ट्रांजैक्शंस को लेकर भी जो है वो फैसला वक्फ बोर्ड लेता है। लेकिन इसमें यह है कि ये सैंक्शन तब तक नहीं दिया जाता जब तक एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द वक्फ बोर्ड वोट इन फेवर ऑफ सच ट्रांजैक्शन। कम से कम 2/3 मेंबर्स, किसी भी वक्फ बोर्ड के जो 2/3 मेंबर्स हैं
है ना, वक्फ बोर्ड के 2/3 मेंबर जो हैं, जब तक वो इस तरीके के ट्रांजैक्शंस में अपना फेवर में उसको वोट नहीं देते, तब तक इस तरीके के सैंक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको ऊपर बताया वो वाले। अब व्हाट मेजर चेंजेस हैव बीन प्रपोज टू द वक्फ एक्ट। तो अभी तक तो हम लोग 1995 के एक्ट की बात कर रहे थे कि उसके क्या प्रोविजंस हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या यहाँ पर जो प्रोविजंस हैं, जो मतलब नए चेंजेस प्रपोज किए गए हैं वो। तो इस बिल में ये कहा गया है कि जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द वक्फ लॉ है उसमें सब्सटेंशियल चेंजेस, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस की बात की गई है। प्रपोज्ड अमेंडमेंट शिफ्ट्स द पावर ऑफ गवर्निंग वक्फ्स फ्रॉम द बोर्ड एंड ट्रिब्यूनल्स विच आर लार्जली रन बाय द मुस्लिम कम्युनिटी टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें यह कहा गया है कि जो वक्फ को गवर्न करने की पावर्स हैं, मैंने बताया आपको कि बोर्ड के पास हैं, वक्फ बोर्ड के पास, और अगर कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं तो ट्रिब्यूनल्स के पास पावर है। तो वो पावर्स, और जनरली ये जो वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल्स हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा चलाए जाते हैं, तो इनको स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये एक बड़ा चेंजेस है। अब इसके बाद अगर और हम बड़े चेंजेस की बात करें तो द बिल सीक्स टू चेंज द नेम ऑफ द पेरेंट एक्ट। ठीक है, वक्फ एक्ट 1995 का नाम बदल के टू द यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995, ये इतना लंबा नाम इसको करना चाहते हैं। द बिल सीक्स टू इंट्रोड्यूस थ्री न्यू प्रोविजंस इन द एक्ट। और बिल में जो है वो 3 नए प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस करने की बात भी की गई है। पहला है सेक्शन 3A which states that no person shall create a waqf unless he is the full owner of the property and competent to, यानी कि कोई भी व्यक्ति, सेक्शन 3A ये कहता है कि मतलब ये इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो वक्फ नहीं क्रिएट कर सकता जब तक वो उस प्रॉपर्टी का लॉफुल ओनर नहीं है, मतलब उस प्रॉपर्टी का वो कानूनी तौर पर मालिक नहीं है। एंड ही इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर और डेडिकेट सच प्रॉपर्टी, और जब तक वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर या डेडिकेट करने की पावर्स उसके पास नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, तब तक वो वक्फ क्रिएट नहीं कर सकता। इस प्रोविजन का मतलब ये है, दिस प्रोविजन अपीयर्स टू एड्रेस द अजम्पशन दैट लैंड दैट डज नॉट बिलोंग टू एन इंडिविजुअल इज नॉट गिवन एज वक्फ। यानी कि कोई भी ऐसी ज़मीन जो किसी इंडिविजुअल के को बिलोंग नहीं करती है, मतलब उस इंडिविजुअल की नहीं है, वो उसको एज अ वक्फ नहीं दे सकता। ठीक, इसके बाद दूसरा सेक्शन 3C1 ये इंट्रोड्यूस करने की बात है, जिसमें यह कहा गया है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड और डिक्लेयर्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ वक्फ प्रॉपर्टी। कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जिसको वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में आइडेंटिफाई या डिक्लेयर किया गया है, इस एक्ट के पहले या इस एक्ट के बाद वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक, तीसरा ये बोला गया है सेक्शन 3C2 जो एम्पावर करता है सरकार को टू डिसाइड इफ अ प्रॉपर्टी गिवन एज वक्फ इज अ गवर्नमेंट लैंड। ठीक है, कि कोई भी प्रॉपर्टी जो वक्फ के रूप में दी गई है वो सरकारी ज़मीन है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? सरकार। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है कि एज टू वेदर एनी सच प्रॉपर्टी इज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, द सेम शैल बी रेफर्ड टू द कलेक्टर हैविंग जुरिस्डिक्शन हु शैल मेक सच इंक्वायरी एज ई डीम्स फिट। यानी कि अगर कभी भी ये सवाल उठता है कि कोई भी ज़मीन जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, मतलब जो वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में दी गई है क्या वो गवर्नमेंट लैंड है या नहीं है, तो इस तरीके का जो मामला है वो कलेक्टर के पास जाएगा। ठीक है, और कलेक्टर उसमें इंक्वायरी करेगा जैसी उसको ठीक लगेगा वैसी, एंड डिटरमाइन वेदर सच प्रॉपर्टीज आर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और नॉट एंड सबमिट इज रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और वही बताएगा जो ये कलेक्टर होगा कि क्या ये प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी है या नहीं है, और वो अपनी जो रिपोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को सौंपेगा। अब इस प्रोविजन का मतलब क्या हो गया कि जो कलेक्टर है एंड नॉट द वक्फ ट्रिब्यूनल विल मेक दिस डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट। कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि 1995 का एक्ट ये कहता है कि अगर कोई डिस्प्यूट या कोई विवाद है किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर, तो वो डिस्प्यूट या विवाद जो है वो ट्रिब्यूनल सुलझाता है। बट यहाँ पर ये पावर कलेक्टर्स को देने की बात की जा रही है। ठीक है, अब इसके बाद आगे लिखा गया है कि द प्रपोज्ड क्लॉज also states that such property shall not be treated as वक्फ property till the collector submits its report। और अगर कोई भी ऐसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है जिसको लेकर जो जांच है, जो इंक्वायरी है वो कलेक्टर कर रहा है, तो जब तक कलेक्टर अपनी रिपोर्ट जमा नहीं कर देता तब तक वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में ट्रीट नहीं की जाएगी। इसका मतलब यह है कि until the government decides the issue, the वक्फ कैन नॉट बी इन कंट्रोल ऑफ द डिस्प्यूटेड लैंड। ठीक है, ये बात समझ गए।
The proposed bill would also give the central government the power to direct the audit of any waqf at any time by an auditor appointed by the CAG of India or by any officer designated by the central government for that पर्पज़। इसमें यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास ये पावर आती है कि वो किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी का कभी भी ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है, या तो CAG के द्वारा अपॉइंटेड ऑडिटर के थ्रू या फिर किसी भी ऐसे ऑफिसर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी या डेजिग्नेट करेगी उसके थ्रू। अब इन प्रोविजंस को जब आप एक साथ पढ़ते हैं तो इंडिकेट ये करता है कि दैट द बिल कैरीज अ प्रिजम्पशन that the government land is incorrectly deemed work property in some cases and the issue needs intervention by the government। जब आप इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं तो इससे आपको यही पता लग रहा है कि कुछ सरकारी ज़मीन ऐसी है जो वर्क प्रॉपर्टी इनकरेक्टली मानी गई है और इसीलिए सरकार का इंटरवेंशन यहाँ पर ज़रूरी है ताकि वो उस प्रॉपर्टी को वापस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी माना जाए। द बिल ऑल्सो रीडिफाइंस हाउ अ प्रॉपर्टी इज़ डीम्ड टू बी इन पोजेशन ऑफ द वक्फ एंड इट सीक्स टू रिमूव द कंसेप्ट ऑफ वक्फ बाय यूज़, ठीक है, इसमें वक्फ बाय यूज़ का एक जो कंसेप्ट है उसको रिमूव करने की बात है। 1995 के लॉ में अ प्रॉपर्टी बाय कंटिन्यूस एंड अनइंटरप्टेड यूज़ बाय मुस्लिम्स फॉर रिलीजियस पर्पस इज डीम्ड टू बी अ वक्फ प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर बहुत लंबे समय तक किसी रिलीजियस पर्पस के लिए, किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर यूज़ हो रही है तो वो वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाती है। इसका मतलब ये है कि अ प्रॉपर्टी कैन बी डीम्ड टू बी अ वक्फ थ्रू यूज़ इवन इफ द ओरिजिनल डिक्लेरेशन इज सस्पेक्ट, कि अगर ओरिजिनल डिक्लेरेशन नहीं भी है, संदिग्ध भी है, लेकिन वो यूज़ के हिसाब से उसको वक्फ डिक्लेयर किया जा सकता है। मतलब पहले लॉ में ऐसा था। सेवरल मॉस्क एंड ग्रेवयार्ड्स कुड फॉल इन दिस कैटेगरी, और कई सारे जो मस्जिदें हैं या जो कई सारे कब्रिस्तान वगैरह हैं वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रपोज्ड बिल है उसमें ये वाले प्रोविजन को हटा दिया गया, दैट इज़ वक्फ बाय यूज़र मेक्स अ वक्फ प्रॉपर्टी सस्पेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ वैलिड वक्फनामा। अगर एक वैलिड वक्फनामा नहीं है, मतलब जिसमें ये चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो अगर वो नहीं है तो उस केस में वो प्रॉपर्टी जो है वो सस्पेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर्टी क्योंकि बहुत लंबे समय से एज आ यूज़ हो रही थी एज आ मॉस्क या एज आ रिलीजियस पर्पज़ के लिए या एज अ चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, तो ये वक्फ प्रॉपर्टी है, फिर वो प्रोविज़न नहीं लागू होगा। और द बिल प्रपोजेस टू चेंज द कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड इन द स्टेट्स। जो राज्यों में वक्फ बोर्ड होते हैं उनकी कंपोजिशन को भी यहाँ पर चेंज करने की बात की गई है, और इसमें यह कहा गया है कि नॉन मुस्लिम CEOs, ठीक है, नॉन मुस्लिम CEOs को भी यहाँ पर अलाउ करने की बात कही गई है। और स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि कम से कम जो स्टेट के वक्फ बोर्ड हैं उनमें कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर जो हैं वो होने चाहिए। अब इसी को लेकर जो है वो विवाद सबसे ज़्यादा इस पॉइंट को लेकर भी है कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम CEO और नॉन मुस्लिम मेंबर्स का क्या काम है, ठीक है। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं और इसी बात को लेकर यहाँ पर कई सारा विरोध हुआ, और इसी वजह से ये जो बिल है वो कल पास होने की बजाय जो बिल है वो जॉइंट कमेटी को जो है वो रेफ़र कर दिया गया है, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसका क्या भविष्य होता है। समझ गए बात फिलहाल यहाँ तक? चलो, इसके बाद एक आर्टिकल और है जो मैं कवर करूँगा, हालांकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्योंकि शायद वो शुरुआत में मैंने थोड़े से कुछ डिस्कशन आप लोगों से किया उस वजह से, बट चलो इस आर्टिकल को भी देख लेते हैं। व्हाट्स कॉजिंग एंटार्क्टिकाज डीप विंटर हीट वेव एंड व्हाट कुड बी इट्स फॉल आउट। देखो, 2 सालों में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव इज स्वीपिंग थ्रू एंटार्क्टिका एट द हाइट ऑफ इट्स विंटर सीजन, कि जब एंटार्क्टिका में विंटर सीजन अपने बिल्कुल पीक पर है उस समय पर भी वहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव जो है वो चल रही हैं। वहाँ का जो ग्राउंड टेम्परेचर है वो नॉर्मल से 10 डिग्री ज़्यादा बना हुआ है मिड जुलाई के महीने से, और कई जगहों पर ये टेम्परेचर जो है वो 28 डिग्री तक ज़्यादा है नॉर्मल से। जो ईस्ट एंटार्क्टिका का पार्ट है, जो रिलेटिवली हाई एलिवेशन पार्ट है, जो कि वर्ल्ड के कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट यानी कि एंटार्क्टिका का 2/3 एरिया कवर करता है, वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मेजर किए जा रहे हैं
25 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्रीज के बीच में, जबकि डीप विंटर में जो टेम्परेचर्स यहाँ पर होते हैं वो -50 टू -60 डिग्री सेल्सियस होते हैं। उसके कंपैरिजन में -25 -30 डिग्रीज है। तो आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर वहाँ पर बहुत काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। Even these elevated temperatures would be difficult to imagine for most people, they are alarmingly high for the permanently frozen continent at the bottom of the world। मतलब अब मैंने बताया कि -25 -30 डिग्री हो रहे हैं, तो उसको लेकर कई सारे लोगों को ये लग सकता है कि ये टेम्परेचर ज़्यादा थोड़ी है, ये तो बहुत कम है। लेकिन वहाँ के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, जहाँ -50 -60 रहा करता था, वहाँ -25 -30 हो रहा है, तो वो वहाँ के लिए अच्छा नहीं है। जो परमानेंटली फ्रोजन कॉन्टिनेंट रहा करता है उसके लिए अच्छा नहीं है। अब इन हीट वेव्स के पीछे जो रीज़न है उसको लेकर साइंटिस्ट का ये कहना है कि द हायर टेम्परेचर्स आर मेनली द कंसिक्वेंसेज ऑफ वीकनिंग ऑफ द पोलर वोर्टेक्स। जो पोलर वोर्टेक्स होता है, ये आपने शायद ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कंसेप्ट, कि पोलर वोर्टेक्स जो है वो यहाँ पर वीक हो रहा है ना। और पोलर वोर्टेक्स बेसिकली एक कोल्ड एयर की बैंड होती है, मतलब बैंड ऑफ कोल्ड एयर एंड लो प्रेशर सिस्टम, जो कि पोल्स के अराउंड, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर का जो हमारी लेयर होती है वहाँ पर पोल्स के अराउंड ये चीज़ रहती है, ठीक है। अब वोर्टेक्स जो है वो विंटर के दौरान सदर्न हेमिस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहता है, और उसकी वजह से जो कोल्ड एयर है वो एंटार्क्टिका के ऊपर ट्रैप रहती है, और वहाँ पर हॉट एयर जो है वो नहीं आ पाती है। लेकिन इस साल हुआ क्या है कि ये चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में एटमॉस्फेरिक वेव्स की वजह से, पीरियोडिक डिस्टर्बेंसेस इन द फील्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक वेरिएबल्स, ठीक है, उसकी वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। और इसकी वजह से जो वोर्टेक्स रिलीज ट्रैप्ड कोल्ड एयर एंड ओपन द डोर फॉर वार्मर एयर टू एंटर द रीजन। तो जो वोर्टेक्स की वजह से, जो पोलर वोर्टेक्स की वजह से कोल्ड एयर वहाँ पर ट्रैप रहती थी, वो इस बार एटमॉस्फेरिक वेव्स के लार्ज स्केल जो उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, उस वजह से जो ट्रैप्ड कोल्ड एयर होती थी पोलर वोर्टेक्स के थ्रू, वो इस बार रिलीज हो गई और वार्मर एयर जो है वो वहाँ पर एंटर कर गई। अब एज दिस वार्मर एयर ट्रेवल्ड डाउनवर्ड्स फ्रॉम द अपर एटमॉस्फेयर, इट कॉज्ड एन इंक्रीज इन टेम्परेचर्स। अब जब ये अपर एटमॉस्फेयर से नीचे आई वार्म एयर, तो फिर ये क्या हुई, फिर ये इसने बाकी टेम्परेचर को ही बढ़ा दिया। अब वीकेंड सदर्न हेमिस्फेयर वोर्टेक्स is a rare event that is only expected to occur once every 2 decades on average। तो ये जो वर्टेक्स जो वीकन होता है, जो सदर्न हेमिस्फेयर का वर्टेक्स वीकन होता है, ये बहुत कॉमन इवेंट नहीं है, इट्स अ रेयर इवेंट, ठीक है। और ये जनरली हर 2 दशक में एक बार होता है ऑन एन एवरेज। सेवरल अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग द रिडक्शन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ एंटार्क्टिक सी आइस कुड ऑल्सो बी एट प्ले। तो एंटार्क्टिका की जो सी आइस में कमी आ रही है वो भी इसके पीछे एक रीज़न हो सकता है। जून के महीने में अगर हम बात करें तो एंटार्क्टिका की आइस का जो एक्सटेंट था, मतलब कितने एरिया में वो आइस फैली हुई है, वो पिछली बार के कंपैरिजन में उससे थोड़ा ज़्यादा था, यानी कि सेकंड लोएस्ट आप कह सकते हैं। पिछले साल 2023 में जो रिकॉर्ड किया गया था वो सबसे कम था। और सी आइस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कीपिंग द टेम्परेचर्स डाउन इन द पोलर रीजन्स, ठीक है। पोलर रीजन्स में जो सी आइस है वो टेम्परेचर्स कम करने में मदद करती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है और उसका जो वाइट सरफेस होता है वो ज़्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, कंपेयर टू लिक्विड वाटर। आपने एक टर्म सुना होगा दैट इज़ एल्बिडो, कि जो सरफेस जितना ज़्यादा शाइनिंग होता है, जैसे कि अगर हम वाइट सरफेस की बात करें लाइक एन स्नोई सरफेस, ठीक है, या आइस कवर्ड सरफेस, तो उसका एल्बिडो ज़्यादा होगा। एल्बिडो ज़्यादा होगा तो वो जो सन रेज पड़ रही हैं उनको एब्जॉर्ब कम करेगा और रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, एब्जॉर्प्शन कम है, तो फिर टेम्परेचर्स नहीं बढ़ेंगे या कम बढ़ेंगे। सी आइस ये भी इंश्योर करती है कि जो एयर रिमेन्स कूल बाय एक्टिंग एज अ बैरियर बिटवीन द एयर एंड द रिलेटिवली वार्मर वाटर बिलो। तो जो ये आइस है, सी आइस, वो ये भी इंश्योर करती है कि जो एयर है वो ठंडी रहे, ठीक है। बेसिकली जो कोल्ड एयर होती है ना, और जो नीचे पानी गर्म होता है, उन दोनों के बीच में एक बैरियर के रूप में ये काम करती है। अब ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है वो एंटार्क्टिका में बाकी प्लैनेट के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। 2023 की एक स्टडी पब्लिश हुई है इन द जर्नल दैट इज़ नेचर क्लाइमेट चेंज।
उसमें ये कहा गया है कि हर दशक पर डिकेड यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0.22 डिग्री सेल्सियस टू 0.32 डिग्री सेल्सियस के रेट से यहाँ पर वार्मिंग हो रही है। पूरे दुनिया के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो लगभग दुगने रेट से। जो IPCC है, दैट इज़ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो साइंटिफिक नॉलेज देती है अबाउट क्लाइमेट चेंज, इसने ये एस्टिमेट किया है कि दैट द अर्थ एज अ होल इज़ वार्मिंग एट द रेट ऑफ 0.14 टू 0.18 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड। और यहाँ ये जो आपका एंटार्क्टिका है ये 0.22 टू 0.32 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो वार्म हो रहा है। तो लगभग आप कह सकते हैं कि बाकी दुनिया से दुगने रेट पर। अब इसके पॉसिबल फॉल आउट्स या असर क्या हो सकते हैं? एंटार्क्टिका का जो हॉट विंटर है इससे होगा क्या कि जो एंटार्क्टिका की आइस शीट है वो और ज़्यादा पिघलेगी, ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो। वर्ल्ड का जो अदर मेजर आइस शीट है दैट इज़ ग्रीनलैंड आइस शीट, ये भी आपको पता है, ठीक है। अब ये बर्फ़ पिघलेगी तो इससे होगा क्या कि जो ग्लोबल सी लेवल हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ फीट ग्लोबल सी लेवल बढ़ सकता है। और एंटार्क्टिका में ये ऑलरेडी बताया गया है कि 280% मोर आइस मास यहाँ पर लॉस हुआ है 2000 और 2010 में, जितना 1980s और 1990s में हुआ था उसके कंपैरिजन में। यानी कि ऑलरेडी यहाँ का जो आइस लॉस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मार्च 2022 में जब इस कॉन्टिनेंट में अपने लार्जेस्ट हीट वेव विटनेस की थी तो यहाँ पर ईस्टर्न एंटार्क्टिका में जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से 39 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुँच गया था, है ना। और उसकी वजह से एक आइस की जो शीट है जिसका साइज़ लगभग रोम के बराबर था वो पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया। एंटार्क्टिका की जो आइस शीट है यानी कि एक ऐसा ग्लेशियर जो 98% ऑफ द एंटार्क्टिका के कॉन्टिनेंट को कवर कर रहा है, वहाँ पर वर्ल्ड का जो टोटल फ्रेश वाटर है, जो मीठा पानी है, 60% से ज़्यादा है, क्योंकि ग्लेशियर्स में फ्रेश वाटर होता है। और अगर ये पूरा का पूरा पिघल गया तो इससे होगा क्या कि जो कोस्टल सिटीज़ हैं, है ना, जो तटों पे जो शहर स्थित हैं वो सारे के सारे डूब जाएंगे। और इससे जो वर्ल्ड का मैप है वो पूरी तरीके से रीशेप हो जाएगा, ठीक है। सी लेवल राइज ऑफ ओनली अ फ्यू फीट, अगर कुछ फीट का ही अगर सी लेवल राइज होता है तो इससे लगभग 230 मिलियन के आसपास लोग, ठीक है, जो आज की डेट में हाई टाइड लाइन से 3 फीट के ऊपर रहते हैं वो यहाँ पर डूब जाएंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पर इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंटार्क्टिक एंड सदर्न ओशन कोलिजन की एक रिपोर्ट में कहा गया है। इसके बाद आगे बताया है कि राइजिंग टेम्परेचर्स विल ऑल्सो इम्पैक्ट द ग्लोबल ओशियन सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ेंगे तो एक तो ये प्रॉब्लम होगी कि जो सी लेवल है वो उसका लेवल, मतलब जो सी लेवल्स हैं वो बढ़ेंगे। दूसरा इशू यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इससे जो ग्लोबल ओशियन सर्कुलेशन सिस्टम है वो भी प्रभावित होगा, ठीक है, विच रेगुलेट्स द क्लाइमेट, क्योंकि वो क्लाइमेट को कैसे रेगुलेट करता है? बाय स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हीट, कार्बन, न्यूट्रिएंट्स एंड फ्रेश वाटर अराउंड द वर्ल्ड। 2023 की एक स्टडी पब्लिश हुई है इन द जर्नल नेचर, वो ये दिखाती है कि मेल्टिंग आइस इन द एंटार्क्टिका इज स्लोइंग डाउन दिस सर्कुलेशन, कि एंटार्क्टिका में जो बर्फ़ पिघल रही है वो इस पूरे के पूरे सर्कुलेशन को भी स्लो डाउन कर रही है। क्योंकि अब ये जो आइस मेल्ट अगर यहाँ की होगी, क्योंकि ये तो ग्लेशियर्स हैं, आइस मेल्ट होगी तो यहाँ से फ्रेश वाटर आएगा। फ्रेश वाटर आएगा तो उससे होगा क्या कि पानी की जो सैलिनिटी है, यानी कि पानी में जो नमक होता है वो कम हो जाएगा। पानी की नमक अगर कम हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और उसकी वजह से जो ओशियन बॉटम में जो डाउनवर्ड फ्लो होता है वो नहीं होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चीज़ की डेंसिटी कम हो गई या सैलिनिटी कम हो गई तो वो नीचे बैठेगी नहीं, वो भारी नहीं है तो वो नीचे बैठेगी नहीं। इस वजह से जो सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। अ स्लोअर ग्लोबल ओशियन सर्कुलेशन सिस्टम विल लीड टू ओशियंस अब्जॉर्बिंग लेस हीट एंड CO2, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ग्लोबल ओशियन सर्कुलेशन सिस्टम अगर हल्का हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो इससे फिर ओशियन जो है वो कम हीट एब्जॉर्ब करेंगे, कम CO2 एब्जॉर्ब करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है जैसे कि फ्लड्स एंड ड्राउट्स, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है और उनकी जो इंटेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर ही ये टॉपिक रहेगा आपका GS पेपर 3 एनवायरनमेंट में। ये वाला तो आप पॉलिटी में ही ले सकते हैं दोनों को, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि लॉ का कोई एज सच टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जो भी लॉज वगैरह इश्यूज आते हैं तो वो आप उसमें ले सकते हैं पॉलिटी में, ठीक है। चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, इसलिए हम लोग सेशन को इतना ही रखते हैं।
तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारा ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो आप इस QR कोड और इस UPI ID का इस्तेमाल ज़रूर करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जितना भी आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो प्लीज़ करें, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों के कंट्रीब्यूशंस के बेसिस पर ही ये कंटेंट और ये सारा के सारे जो सेशंस है वो चलेंगे। अगर आप लोगों की तरफ से ये नहीं आता है, कंट्रीब्यूशंस नहीं आते हैं, तो फिर इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, कि हम इनको आगे कैसे चला पाएंगे, ठीक है। और अगर आप मंथली कंपाइल्ड PDFs लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप अगले साल के मेंस एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो 16 महीने की PDF आपको ओनली एट 680 रुपीज़। अगले साल के अगर आप प्रीलिम्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो 12 महीने की PDF ओनली एट 510 रुपीज़। अब बाकी आप कम ड्यूरेशन की भी ले सकते हैं, 8 महीने की 345 रुपये 345 रुपीज़, 4 महीने की 175 रुपीज़, और अगर आप पर मंथ की बात करें तो लेस देन ₹2 पर डे 59 रुपीज़ में, ठीक है। जून महीने की ऑलरेडी पब्लिश्ड है, इसी तरीके की जुलाई महीने की भी बहुत जल्द रिलीज़ कर दी जाएगी। बाकी आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। आपने किसी भी वीडियो कोर्स में अगर हमारे एनरोल किया हुआ है तो आप वीडियोस को वहाँ से डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी ये सारे के सारे हमारे आईना सीरीज़ के कोर्सेज़ हैं, अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं। इसी तरीके के कोर्सेज़ हमारे पास लास्ट ईयर के भी अवेलेबल हैं, अगर आप इनमें भी एनरोल करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। और ये 12 महीने के जो जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक की PDFs हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं ओनली एट 499 रुपीज़। अगर आप इसमें भी एनरोल करना चाहते हैं तो इसमें भी आप कर सकते हैं। चलिए, और जाने से पहले प्लीज़ एक बार मेरी इस रिक्वेस्ट को आप सिंसियरली लें कि इस QR कोड और इस UPI ID का ज़रूर इस्तेमाल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग इस्तेमाल करें, सो दैट कि हमारा को भी थोड़ा सा सपोर्ट आपकी तरफ से मिल जाए और ये सेशंस इसी तरीके से हम YouTube पर लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी विचार हैं किसी भी बात को लेकर वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कोई भी और इशू है, कोई क्वेरीज़ हैं तो वो भी लिख सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ज़रूर करें, अपने फ्रेंड से भी करवाएं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें, और साथ ही साथ अपना सपोर्ट, अपना प्यार, अपना सहयोग, कंट्रीब्यूशंस वो भी हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।